सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। सूबे में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की तेज रफ्तार और संक्रमण दर घटने का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि कोविड-19 के एक्टिव केस में लगातार गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटे में 1,42,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया और इसमें से सिर्फ 2,234 लोग ही संक्रमित पाए गए। इससे पूर्व इतने कम मरीज 20 जुलाई को मिले थे। प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 3,342 रोगी स्वस्थ भी हुए, जबकि अब तक कुल 3,93,908 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बहुचर्चित हाथरस कांड को लेकर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अपना पक्ष रखा। हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने हाईकोर्ट में कहा कि रात्रि में ही मृतका के अंतिम संस्कार का फैसला जिला प्रशासन का था। कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया गया था। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। दूसरी ओर राज्य सरकार ने कोर्ट में पक्ष रखा था कि इस मामले में कोई भी दुर्भावनापूर्ण निर्णय नहीं लिया गया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद चैम्बर में लिखाने के लिए अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। हाथरस कांड में पीड़िता के शव का रात में अंतिम संस्कार करने जैसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने संबंधित अफसरों की कार्य प्रणाली पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि इसके लिए योगी सरकार प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश जारी करे। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा हैं। सीएम योगी ने महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र तक चलाए जाने वाले मिशन शक्ति अभियान की अब प्रतिदिन समीक्षा किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का विस्तार वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाए। साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह व डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं व बालिकाओं से जुड़े मामलों की जिला स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा किए जाने के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समीक्षा की जाए। उन्होंने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना तथा एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता को और बढ़ाने के भी कड़े निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक चयन की अंतिम सूची जारी हो गई। शीर्ष कोर्ट ने भर्ती के 31,661 पदों पर चयन का आदेश दिया था। उनमें से 31,277 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति की 384 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल सके। बाकी सभी वर्गों की सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का जिला आवंटित हुआ है। अभ्यर्थी सूची परिषद की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर को दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते त्योहारों से जुड़े आयोजनों पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने आने वाले दिनों में नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस से जुड़े आयोजनों में कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने डॉक्टर राजकुमारी बंसल के बारे में कहा कि यदि उनका भीम आर्मी से कोई जुड़ाव है भी तो इसमें गलत क्या है। हाथरस के चर्चित प्रकरण में पीड़िता परिवार के घर 2 दिन बिताने वाली जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने भीम आर्मी से जुड़ाव की चर्चा के बाद चंद्रशेखर ने टेलीफोन पर बताया कि डॉक्टर राजकुमारी सबके सामने है, जांच चल रही है और जिन्हें पूछताछ करनी हो कर सकता है। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के प्रति प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है।
किसी गांव में पराली जलती है तो संबंधित किसान के साथ ही वहां के प्रधान की भी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। गांव में पोस्टर, बैनर और लाउड स्पीकर के माध्यम से पराली न जलाए जाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया है। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला अदालत में केस दायर किया गया। इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा गया है। इसके साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई। अदालत में वकील हरिशंकर जैन व विष्णु जैन करीब 2 घंटे की दलीलें रखी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। फतेहपुर जिले में दुष्कर्म पीड़ित 6 साल की बच्ची का नाम फेसबुक पर सार्वजनिक करना एक समाज सेवी को भारी पड़ा है। इसके अलावा आरोपी ने केंद्रीय मंत्री व जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने समाज सेवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद रालोद अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पंचायत का सहारा ले रही है। बीते दिनों मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन कर जयंत चौधरी ने अपनी ताकत का एहसास राज्य सरकार को कराया था। रालोद ने मथुरा में किसान पंचायत का आयोजन किया। मंच पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी नजर आए। इस मौके पर जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा ने बड़े बड़े वादे कर बहु बेटियों से वोट मांगे थे, लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़े के अनुसार यूपी में 3065 लड़कियों के साथ रेप हुआ है। मुख्यमंत्री योगी को इसका जवाब देना होगा। प्रदेश में अपराध का ग्राफ खासकर महिलाओं से जुड़े क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच मेरठ जिले में एक हैरान करने वाली एक पोस्ट वायरल हुई है। इसमें चश्मा पहने एक युवक की फोटो है जिस पर जॉन्टी बदमाश लिखा हुआ है। पोस्ट में 55,000 रुपए में हत्या करने से लेकर 1,000 रुपए में धमकाने की बात लिखी है। एक नंबर भी दर्ज है। यह भी लिखा है कि हमारे यहाँ तसल्ली बख्श काम किया जाता है। इस मामले को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। अब पुलिस पोस्ट वायरल करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। एसएसपी ने कहा कि जिन लोगों ने पोस्ट वायरल की है उन पर मुकदमा दर्ज होगा। इस प्रकरण में एसएसपी अजय साहनी का कहना है कि जांच में पाया गया कि जो नंबर पोस्टर पर है उसका मेरठ या आसपास से कोई लिंक नहीं है। जिन लोगों ने ये वायरल किए हैं उन पर मुकदमा लिखकर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूचियों को दुरुस्त कराने और संवाद संपर्क बढ़ाने पर फोकस करेगी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इसकी चिंता करना होगा कि कोई भी मताधिकार से वंचित न रहे। नेताओं के प्रवास व संवाद के जरिए गांव, चौपाल व मजरों तक पार्टी का संदेश पहुंचाया जाएगा। कानपुर में निवेशकों से 25,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मुकदमे की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने शुरू की है। शासन की मंजूरी मिलने पर कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों विवेचना ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित किया था। मामले में टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य केडी सिंह समेत 7 आरोपित हैं। आरोप है कि निवेशकों को प्लाट व मकान देने या फिर 18% ब्याज के साथ पैसे लौटाने का झांसा देकर रकम निवेश कराई गई और फिर पूरी रकम हड़प ली गई। प्रदेश में ईएसआई मेडिकल स्कीम में डॉक्टरों की भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश शासन की अनुमति मिलने के बाद बीमा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए लोक सेवा आयोग ने ईएसआई श्रम चिकित्सा सेवा संवर्ग में 256 डॉक्टरों के पद रिक्त किए हैं। प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले यह संवर्ग भी पीएमएम में रहा था, लेकिन 1986 के बाद श्रम चिकित्सा सेवा संवर्ग को अलग कर दिया गया। उसके बाद डॉक्टर रिटायर होते गए, लेकिन नए पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई।
एमबीबीएस डॉक्टरों से आवेदन मांगे गए हैं। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का एक समान मुआवजा और सर्विस लेन समेत कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होने लगा है। सैकड़ों किसान मोदी नगर से दिल्ली मेरठ मार्ग पर राज चौपले से लेकर तहसील के मुख्य द्वार तक घुटने के बल पर चलकर गए। 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। इससे दिल्ली मेरठ रोड पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। हरदोई जिले में खुद को खलनायक गैंग का सदस्य बताने वाले सातिर ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स को गोली मारकर बैग लूट लिया और फिल्मी स्टाइल में बाइक से अपने साथियों के साथ फरार हो गया। ज्वेलर्स के साथ हुई लूटपाट की खबर से कस्बे में सनसनी फैल गई। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को शांत किया। एएसपी ने बताया कि ज्वेलर्स ने बैग में 20,000 रुपए नगद और कुछ कागज होने की बात बताई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर साथियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रयागराज में सपा के पूर्व विधायक विजमा यादव के भाई रामलोचन यादव के 2 मंजिला गेस्ट हाउस और 3 मंजिला आलीशान मकान को पीडीए ने ढहा दिया। धूमनगंज क्षेत्र के कहींपुर में बने गेस्ट हाउस और मकान का नक्शा पास न होने की वजह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस फोर्स और पीएससी की मौजूदगी में करीब 7 घंटे चली कार्रवाई में करीब 16-17 करोड़ रुपए की संपत्ति ढहा दी गई। जोनल अधिकारी पीडीए सत शुक्ला ने बताया कि गेस्ट हाउस और मकान का नक्शा पास न होने की वजह से उसे ढाया गया। प्राधिकरण से ध्वस्तीकरण आदेश इसी साल पारित हुआ था। घर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क भी हो चुका है।